बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। जो भी ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स हैं उन पे ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों एग्री होती हैं या नहीं होती है। जो भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। The auditor shall agree the terms of the audit engagement with management or those charged with governance as appropriate. सबसे पहले ऑडिटर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैनेजमेंट को भेजता है जिसपे मैनेजमेंट एग्री होगी। अब वो मैनेजमेंट हो या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट से एक स्टेप ऊपर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो साइलेंट पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर। क्लियर? आगे बात करते हैं। The agreed terms of audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of written agreement and shall include। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये सोचती है कि मुझे किस ऑडिट फर्म से ऑडिट करवाना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस का और जो ऑडिट फर्म्स हैं उनका भी लेवल है, कुछ टॉप है, कुछ ऐसे नॉर्मल है। तो अब जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इसी तरीके जिस तरह से डॉक्टर्स हैं तो एक कंसल्टेंट डॉक्टर है, उसके बाद कुछ नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, तो इसी तरीके से ऑडिटर्स भी आपके ऑडिट फर्म्स एंड ऑडिटर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है, जब मैनेजमेंट ये सोचती है मुझे इस ऑडिट फर्म से अपने एंटिटी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाना चाहिए जिससे मार्केट की रेपुटेशन अच्छी है, तो फिर वो सोचती है कि अब ये ऑडिट फर्म कितने पैसे लेगी, किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑडिट करेगी, मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन भेजूंगा उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लेटर लिखती है और लेटर में ये कहती है कि ऑडिट फर्म को कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आपसे करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम इतनी फी पे करेंगे और ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। अब लेटर रिसीव हो गया ऑडिट फर्म को। ऑडिट फर्म वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखेगी, फीस भी देखेगी कि कितनी है और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ऑडिट फर्म एग्री करती है उस पे, तो फिर एग्री करके वो एक्सेप्टेंस लेटर भेज देगी, ठीक है आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस भेजी है इस पे हम एक्सेप्ट करते हैं और आपका ऑडिट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको रेक्टिफाई करेगी। वैसे आपने तो ये बात बोली है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और मुझे ये चीज ऐसे चेंज करके ऐसे करनी है। लाइक कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई वाइल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट, मैं उसको कोई इशू है तो वो चेंज करवा देगा। इसके अलावा ऑडिट फीस का स्ट्रक्चर, अगर कोई इशू है फीस स्ट्रक्चर का तो वो उसको रेक्टिफाई कर देगी। तो वो रेक्टिफाइड चीजें करके वापस लेटर भेज देगी मैनेजमेंट को। उसके बाद अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है उन रेक्टिफाइड अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वो एक्सेप्ट करके वो एक्सेप्टेंस दे देती है, ठीक है आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए हैं हम उन चेंज टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, आप काइंडली हमारा ऑडिट कर लीजिए। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करने जैसे हो तो। अदरवाइज अगर नहीं होते देन क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं ये तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ज्यादा ही है या फीस कुछ ज्यादा ही है, हम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटर है कि ठीक है हम अपना ऑडिट आपसे नहीं करवा रहे। तो वो ये भी लिख के भेज देते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में डिस्कस होते हैं दोनों से और दोनों की एक्सेप्टेंस होना लाजमी है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो उन पर्टिकुलर लेटर में लिखते क्या हैं। सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का, स्कोप क्या क्या है, ये दोनों चीजें वहां पे क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए ताकि कल को कोई एम्बिग्यूटी ना हो। इन रिटन डॉक्यूमेंट में हम काम तभी करते हैं कि कल को ना ऑडिट फर्म और ना मैनेजमेंट दोनों के बीच में कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। क्लियर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखी हुई होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन फर्दर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन सी मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और कहाँ कहाँ पे आपने इंटरनेशनल लॉज फॉलो किए और कहाँ कहाँ पे आपने लोकल लॉज फॉलो किए, ये आप हमसे डिस्कस कर लें
ताकि जब हम ऑडिट परफॉर्म करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन से लॉ अप्लाई किए हैं और उनकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन आपने दी है कि आपने ये लॉ यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। क्लियर? फर्दर बात करते हैं रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content. इसके अलावा रेफरेंस दिया जाता है कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर कोई भी फॉर्म या कंटेंट कहीं पे भी रिपोर्ट के अंदर चेंज हो सकते हैं और इसके अलावा वो चेंज इसीलिए हो रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड है चेंज होना। ये चीज ये बात पहले से ही कर देते हैं ताकि कहीं पे भी कोई चेंज आए तो बोले आपने पहले तो बात की नहीं थी इससे रिलेटेड, अब आप कैसे बात कर रहे हैं। तो ये पहले से रेफरेंस डाल देते हैं कि रिपोर्ट के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगी तो फिर हम उसमें चेंजेस करेंगे। ये क्या कौन कह रहा है? ये मैनेजमेंट कह रही है ऑडिटर को। क्लियर? यहाँ पे समझने वाले ये 5 पॉइंट ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं तो आगे फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिटेल यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी।